नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नागरिक शास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट है। देखिए कि आप लोग कितना इसमें सही कर पाते हैं। तो शुरू करता हूँ प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाए या समाप्त की जा सकती है, यानी कि किसके द्वारा बनाई जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग का दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। यानी यहाँ समझिए थोड़ा सा कि विधान परिषद जो है वह किससे संबंधित होता है, तो राज्य से। किससे संबंधित होता है? राज्य से संबंधित होता है। तो विधानसभा, जब तक कोई संबंधित विधानसभा उसको सिफारिश नहीं देगा तब तक क्या संसद उसको बना पाएगा या फिर समाप्त कर पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लिखते हैं कि ये जो संविधान के अनुच्छेद 169 में 169A में के अनुसार जो है, राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में 2/3 भाग अगर इस पर सहमति जताते हैं तो उसको समाप्त किया जा सकता है। हमको आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। यानी ये कौन सा केस है जिसमें न्यायिक समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समक्ष जो है सवाल उठाया गया था। इसके बारे में हम देखते हैं क्या जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गोलकनाथ केस। ये जो गोलकनाथ केस है, इसमें कौन सा राज्य बनाम गोलक राज्य था? तो गोलकनाथ केस जो था, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये केस था, है ना। गोलकनाथ बनाम जो है पंजाब राज्य था। और इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्ववर्ती 3 निर्णयों के विरोध यह कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद संविधान के 24वें संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषताएं नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो फांसीवाद की विशेषताएं नहीं दिख रहा होगा? तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? जो फांसीवाद की विशेषताएं नहीं दिख रहा होगा उसका, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा 4।
क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपकी फारसीवाद की विशेषताएं नहीं दिखती है ना। फारसीवाद की विशेषताएं इसमें नहीं दिखती है। यानी कहता कि फारसीवाद जो शब्द की उत्पत्ति जो है वह इटालियन भाषा का शब्द फेस्कोल से प्राप्त हुआ है। और इसके बाद जो है इसका अर्थ क्या होता है? फारसीवाद की अर्थ होता है कि लकड़ियों का बांधा हुआ गट्ठर। ये फारसीवाद का जो अर्थ होता है, ये जो फारसीवाद है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है लकड़ियों, क्या? लकड़ियों का बांधा हुआ, लकड़ियों का बांधा हुआ गट्ठर। मतलब इस तरह का जो लकड़ी बांधते हैं ना, इस तरह का, ये लकड़ी का बांधा हुआ गट्ठर है, फारसीवाद का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्क्स के अनुसार राज्य है, मतलब कार्ल मार्क्स जो है उसने राज्य को क्या बताया गया है? तो राज्य क्या बताता है? कार्ल मार्क्स ने राज्य को बताता है कि वर्ग शोषण के लिए संस्था, वर्ग शोषण के लिए संस्था है। क्या है? वर्ग शोषण के लिए यह संस्था है। इसने कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है कि राज्य की उत्पत्ति का सीधा संबंध, जो राज्य की उत्पत्ति है, राज्य की उत्पत्ति का जो संबंध है वह किससे है? तो यह सीधा निजी संपत्ति की उत्पत्ति के साथ है। किसके साथ है? तो निजी संपत्ति के साथ रखता है। राज्य का जो उत्पत्ति का संबंध जो है वह किससे रखता है डायरेक्ट संबंध? तो निजी संपत्ति के साथ रखता है। और इससे धनवान या निर्धन वर्ग को जन्म दिया, और इसी कारण धनवान और निर्धन वर्ग हुआ। यह वर्ग शोषण के लिए संस्थान है तथा इसका जो है धनवान वर्ग अपनी संपत्ति रक्षा के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकों की प्रणाली इन जैसे देशों से प्रचलित है। दोहरी नागरिकता मतलब किन देशों से? यहाँ किन देशों से होगा, थोड़ा मिस्प्रिंट लग रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या है कि किन देशों से, मतलब इनमें से कौन सा देश जो है जहाँ दोहरी नागरिकता की प्रणाली प्रचलित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ 4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। यहाँ 4 मिलान दिया हुआ है। इन 4 मिलान में से कौन सा मिलान जो है वह सही है। यहाँ देखिए जैसे दिया है कि हब्स जो थी ये पैतृसत्तात्मक हब्स जो थे वह पैतृसत्तात्मक थे। अरस्तु क्या राजनीतिक से था, है ना। और रूसो जो है रूसो सामाजिक अनुबंध का था। और कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो है घोषणा पत्र था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसका सही मिलान है। सही मिलान का इसका चिंता करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 मिनट। इसमें
थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, आवाज़ नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन इसका जो है 6 का क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि कार्ल मार्क्स जो थे, देखिए यहाँ क्या है, कार्ल मार्क्स जो थे, ये कार्ल मार्क्स, इसने कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा पत्र किया था। और पैतृवाद एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष प्राथमिकता शक्ति रखते हैं, वे जो है राजनीतिक नैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों और संपत्ति नियंत्रण की भूमिकाओं में रहते हैं, ये पैतृकता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 है ना, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, कितना, अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को क्या कहा है? भारत को क्या कहा है? देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। राज्यों का संघ कहा है, प्रांतों का संघ कहा है, भारतीय संघ कहा है, या भारत का संघ कहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा है, क्योंकि वर्तमान में भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। जो राज्य बनता है और समाप्त होता है, वह जो शक्ति है किसमें निहित है? तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति जो है वह संसद में है। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है सही हो जाएगा। और ये जो संसद के पास जो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद जो है 2 में है। कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 2 के अनुसार ही भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। किसी राज्य के, अब देखिए इसमें एक और कि मान लेते हैं नया राज्य बनाए तो, और मान लेते एक राज्य है इतना बड़ा, उसका क्षेत्र में अगर विस्तार करना है, उसकी सीमा में अगर विस्तार करना है, तो ये भी कौन करेंगे? संसद करेंगे। लेकिन इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? इसका अनुच्छेद हो जाएगा 3 के तहत संसद जो है वह राज्य की सीमा या क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 2 के तहत संसद जो है वह नया राज्य का निर्माण कर सकता है या राज्य की शक्ति को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? यहाँ 4 अनुच्छेद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 259 और अनुच्छेद 249। इन 4 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य जो है किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यानी अनुच्छेद 239 जो है वह राज्यसभा का मतलब क्या क्या है? अनुच्छेद के तहत
राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो है वह कानून बना सकता है। ये अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपनी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषयों पर कानून बना सकता है। मतलब इसको कानून बनाने के लिए कि संसद को कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाके ये कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब कौन सी हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और अगर M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की बात करें तो ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सिर्फ भाग लिए थे। बात करें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का बात तो कब कब हुआ था? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से शुरू हुआ था, 1930, 1931 और 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी, यानी विधानसभा के लिए जो बैठक होता है उसकी जो गणपूर्ति है, उनकी जो कोरम है, वो सदन की कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 व्यक्ति होना चाहिए, तब जाके ये जो बैठक है विधानसभा का, इसकी गणपूर्ति का कोरम पूरा किया जा सकता है। अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपको इसके पर दिख रहा होगा कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? चौथा ऑप्शन नीचे आ गया, फिर से देख लेते हैं। देखिए, छोटा कर दिया, देखो देख लीजिए कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इसमें क्या क्या है, क्या कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये किसके तहत किया जा सकता है? ये जो सबका वेतन जो है कम कर दिया जाए तो वो किसके तहत कर सकता है? तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद छोटे में लिख रहा हूँ 360 के तहत, 360 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि वह अगर संतुष्टि हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो भारत अथवा उनके किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यक्ष खतरे में हो, राष्ट्रपति वेतन भत्ताओं को कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? ये जो क्योटो सम्मेलन हुआ था, तो ये क्योटो सम्मेलन का जो मुद्दा था वह किससे था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योटो सम्मेलन का ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जलवायु परिवर्तन को लेकर बुलाया गया था। इसका अगर व्याख्या करें कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था, ये क्या था? ये
क्योटो सम्मेलन जो था, क्योटो सम्मेलन क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय, क्या था? राष्ट्रीय सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और ये 1997 में, कब? 1997 में जापान के, कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो में आयोजित किया गया था, इसलिए इसको क्योटो सम्मेलन कहा जाता है। और इसका मुद्दा क्या था? तो जलवायु परिवर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कहा है, किसने कहा है? यह कथन जो कहा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, H.G. लॉस्की का कथन है कि राजनीतिक समानता जो है कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह कथन किसका है? H.G. लॉस्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिलोसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई थी। ये द फिलोसफी ऑफ राइट जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 4 दिख रहा होगा, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है, यानी यहाँ जो है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ चल गया है। तो ये जो होगा हेगेल के द्वारा लिखी गई है। और हेगेल द्वारा कब लिखा गया? तो ये प्रकाशित हुआ था 1820 में। कब हुआ था? 1820 में, द फिलोसफी ऑफ राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है, नीति आयोग जो है, यह संवैधानिक निकाय में नहीं आता है। यानी क्या इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषताएं नहीं है? संप्रभुता की जो विशेषता है उनमें से कौन सा एक विशेषताएं नहीं है? तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है वह इसका सही जवाब। विभाजकता जो है वह संप्रभुता की विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद जो यूपीसी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देती है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो यूपीसी के सदस्यों को हटाने में विवरण देती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 317। ये अनुच्छेद 317 के तहत जो है इसको हटाया जा सकता है। यूपीसी संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण यानी कि संस्था है, और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। यह क्या है? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। और संविधान के भाग 14 में
अनुच्छेद जो है 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता या शक्ति या कार्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, किसको? ये जो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से किसको जो है ग्रीक नगर राज्यों को का जो है नागरिक माना जाता है? किसको ग्रीक नगर राज्यों का जो है नागरिक माना जाता है? तो यहाँ देखेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है वह सही है। ये देखिए, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, किसको? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किसको किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से किसको किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्वाचक मंडल को जो है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के द्वारा जो है वह सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ये 2005 में पारित किया गया था। और इसका देखिए, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वह 15 जून, कब? 15 जून 2005 है ना, 2005 को पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को जो है पूरी तरह से लागू किया गया। और इसको ही पूछ दे कि यह कब पूरी तरह से लागू हुआ, तो यह हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 2005 को ये पूरी तरह से लागू हुआ। ये पारित हुआ था ये 15 जून 2005 को और पूरी तरह से लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया? नोटा मतलब ये क्या है? नोटा मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जो सदस्यता में खड़ा हुआ है वोट लेने के लिए, उसको अगर वोट देने का इच्छा नहीं है, उस पार्टी की को वोट देने का इच्छा नहीं है, किसी पार्टी को अगर वोट देने का इच्छा नहीं रहता है, तो वह नोटा में डाल दिया जाता है, ताकि इसका मतलब क्या हो गया कि वह किसी को भी लाइक नहीं करता है। तो ये कब पेश किया गया था? सबसे पहले इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आया था आपका 2001-2 में आया था वोटिंग मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? ये जो गांधी जी थे, तो सबसे पहले किसने जो है भूख हड़ताल का प्रयोग किया था हथियार के रूप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। ये जो था यह पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल के रूप में इसमें प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कहता कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्य को अनुदान देता है? केंद्र सरकार जो है किसकी सिफारिश से के आधार पर भारत सरकार की संचित निधि से राज्य को अनुदान देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका अगर सही जवाब देखें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर
ये राज्यों को जो है अनुदान के रूप में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। न्यायिक शक्ति की जो समीक्षा है उसका उपभोग कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अकेले उच्च न्यायालय। अकेले उच्च न्यायालय के द्वारा ही ये आपका किया जाता है और इसके लिए जो है उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर बात करें यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि देखिए यहाँ 4 ऑप्शन। हमारे संविधान में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ये जो यहाँ किसके द्वारा किया गया था है ना, ये द्वारा यहाँ नहीं होगा। विशेषताओं का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? थोड़ा मिसप्रिंट है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर जो 3 है, संविधान संशोधन 30वें जो हुआ था इसी के द्वारा हमारा ये प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से रूसो ने जनरल विल की विशेषताएं थी? कौन सी इसमें है रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थी? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो 2 है कि यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा पहले बी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डी, यानी कि सी और डी, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, कौन होता है? अनुवांशिक व्यक्ति, आपका इसका क्या हो जाएगा? अनुवांशिक व्यक्ति या निर्वाचित प्रतिनिधि या मनोनीत व्यक्ति या संवैधानिक प्रधान। तो इसका सही जवाब अगर देखते हैं तो क्या पाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए, यानी कि कितने वर्ष के लिए नियुक्ति किया जाता है? वित्त आयोग जो है वह कितने वर्ष के लिए इसका नियुक्ति किया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका कितना हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद की बात करें तो 280 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, यानी कि कौन से अनुच्छेद में
ये संपत्ति का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन। क्या? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में, 1978 में हुआ था। इसके द्वारा ही संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। 1947 में जब नेहरू, उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी तो उस समय उसका कानून मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे नेहरू के समय की सरकार में कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय परिकलन समिति में शामिल है। केंद्रीय परिकलन समिति जो है उसमें क्या शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है यहाँ 30 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? यानी ये जो मार्क्सवाद है वह किससे संबंधित है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिशेष मूल्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु को वरीयता देता है कौन? अरस्तु जो है उसको वरीयता कौन देता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, राजतंत्रवादी है, राजनीति है। देखिए यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, ये हो गया आपका राजतंत्रवादी, राजनीति, लोकतंत्र और अल्पतंत्रवादी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, राजनीति से। धन्यवाद। आज का कुल 35 क्वेश्चन था। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा व्याख्या भी इसके साथ किया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।